हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के क्लास 12 कक्षा 12 के जीव विज्ञान का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में मदद मिले। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादप मतलब ऐसे पादप, ऐसे पौधे जिसमें फूल बनता है। लैंगिक प्रजनन मतलब ऐसा प्रजनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं या नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। ऐसे प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब इस पुष्पी पादपों को एक नाम और दिया जाता है। पुष्पी पादपों को कहते हैं आवर्त बीजी पौधे। आवर्त बीजी पौधे का मतलब हुआ ऐसे पौधे जिनका बीज आवरण से ढका होता है। आवरण से ढका होता है मतलब बीज फल के अंदर होता है, तो ऐसे पौधों को कहते हैं आवर्त बीजी पौधे। और इनमें पुष्प होता है, इसलिए इन्हें पुष्पी पौधे या पुष्पी पादप भी कहते हैं। तो इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हम यहाँ से देखेंगे कि सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें पुष्प होता है वो लैंगिक प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना होती है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे, पुष्प आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग। ठीक है, तो हम जानते हैं ना, पुष्प रंगीन होता है, पुष्प में सुगंध होता है। पुष्प रंगीन होता है, पुष्प में सुगंध होता है। तो ये रंगीन होता है या ये सुगंधित होता है, तो क्यों होता है? ठीक है, तो ये रंगीन होता है और सुगंधित होता है, ये इनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। ये इनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि जो खुशबू होती है, जो सुगंध होता है और जो रंग होता है, उससे कीट आकर्षित होते हैं, जिससे कि इनमें एक क्रिया होती है, परागण की क्रिया, वो कराते हैं, तो उसमें सहायता मिलती है। तो जो उनकी सुगंध होती है पुष्पों की और जो उनका रंग होता है, आकर्षक रंग, वो उनके लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प की संरचना यहाँ पर बनी हुई है, देखेंगे ये। तो पुष्प की संरचना में अगर हम देखें नीचे से, तो नीचे हरे रंग की जो कलियाँ होती हैं उसे हम बाह्य दल कहते हैं, या उसके समूह को दलपुंज कहते हैं। और जो रंगीन होता है उसे दल कहते हैं, या उसके ग्रुप को दलपुंज कहते हैं। तो इसको हटाने के बाद हमें पुष्प में कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ती, जैसे ये वाली देखी जाइए। तो ये क्या है? ये एक पुंकेसर है। ये क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर पौधे का नर जनन भाग होता है। और ये जो फ्लास्क जैसी संरचना हमको दिख रही है, ये जिसके सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, उससे नीचे नली होती है, वर्तिका कहते हैं, और बीच का फूला हुआ पार्ट होता है, उसे अंडाशय कहते हैं। तो ये जो फ्लास्क जैसी संरचना है, इसे स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और ये ये मादा जनन अंग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। ठीक है,
तो पौधे का जो नर जनन भाग होता है पुंकेसर होता है, पौधे का जो मादा जनन भाग होता है वो स्त्रीकेसर होता है, और ये दोनों फूल में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फूलों की जो खेती होती है उसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, यानी फूलों का खेती की जाती है जिससे अधिक मात्रा में फूल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं, पुष्पों की खेती कहते हैं, या पुष्प कृषि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आगे हम देखते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पादप में वास्तविक रूप से विकसित होने से पूर्व या तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले ही ये पता चल जाता है कि पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल संरचना में चेंजेस होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि पुष्प में नर तथा मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग होती हैं। पुमंग की जो इकाई होती है वही पुंकेसर है, और पुमंग हो जाएगा नर जनन भाग जिसकी इकाई पुंकेसर होती है। जायांग हो जाएगा मादा जनन अंग जिसकी इकाई स्त्रीकेसर होती है। स्त्रीकेसर होती है। ठीक है, स्त्रीकेसर होती है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखें, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण, ये तीन संरचना के बारे हमें देखना है। तो पहली इसमें देखो, एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा और पतला डंठल तंतु कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका है पुंकेसर। ये क्या है? ये पूरा पुंकेसर। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक ये फीते जैसी संरचना है, एक ये फीते जैसी संरचना है, एक ये फीते जैसी संरचना है। इसे पुतंतु कहते हैं, यानी तंतु या डंठल कहते हैं। और यहाँ पर ये एक संरचना है फूला हुआ, इसको पराग कोश कहते हैं। और ये द्विपालित होता है, यानी जब इसको कट करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो पाली होता है। ठीक है, तो अब ये दो पाली में क्या होता है, तो इसके अंदर लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी में ही पराग कण का निर्माण होता है, और पराग कण के अंदर ही नर युग्मक उपस्थित होता है। ठीक है, नर युग्मक उपस्थित होता है। तो आगे देखेंगे, पुंकेसरों की संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। मतलब पुंकेसर की संख्या और पुंकेसर की लंबाई अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें विभिन्नता होती है। अब अगर हम पुंकेसर की और संरचना को देखें तो यहाँ से देखिए, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। यानी परागकोश दो पालियों में बटा होता है
और हर एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ये इसको कहते हैं कि ये द्विकोष्ठी होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं। अब परागकोश की जब हम अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनके संयोजन को समझना है। ठीक है, परागकोश द्विपालिक प्रकृति का, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से परागकोश एक 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। यानी कुछ इस तरह होता है कि इस तरह यहाँ पर चतुष्कोणीय होती है, मतलब 4 कोने पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु ये परागकोश के अंदर ही होती है। तो परागकोश द्विपालित होता है, देखिए 2 लोब है ना, एक इधर और एक इधर, और प्रत्येक लोब में या प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, इस प्रकार इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, अब अगर हम लघु बीजाणुधानी की बात और करेंगे तो फिर उसकी संरचना को देखेंगे, उसके अनुप्रस्थ काट को देखेंगे, जो कि यहाँ पर है ये। तो जो एक लघु बीजाणुधानी होती है 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, यानी 4 भित्ति परतों से घिरी होती है। सबसे बाहर की होती है बाह्य त्वचा, उसके नीचे होती है एंडोथीसियम, उसके नीचे होती है मध्य परत, और उसके सबसे अंदर की तरफ होती है टेपिटम। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर एंडोथीसियम, फिर मध्य परत और फिर टेपिटम। ये 4 परत एक लघु बीजाणुधानी में होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखाया गया। ये इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें हमें दिखेगा ये बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, उसके नीचे ये वाली परत एंटाइस्थीसियम, उसके नीचे ये मध्य परत, और सबसे नीचे यहाँ पर होता है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेपिटम का काम है पोषण देना, पराग कणों को पोषण प्रदान करना, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। थोड़ा पढ़ते हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यह सामान्यतः 4 भित्तीय परतों में आवृत होती है। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी एंटाइस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। तो जो बाहर की 3 परत होती है वो संरक्षण का काम करती है, यानी सुरक्षा देने का काम करती है। लेकिन जो टेपिटम होती है, ठीक है, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम क्या करती है? विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम करती है। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम करती है। अब टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तो टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं, यानी उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, वो बहुत सघन होता है, क्योंकि उसमें उसका काम ही होता है पोषण देना, तो सघन इसीलिए होता है। और उसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं, एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं, ठीक है, होता है। और उस
सजातीय कोशिकाओं के समूह को कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक। ये कहाँ होता है? लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है। अब जैसे जैसे लघु बीजाणु या पराग कोश जैसे जैसे विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। यानी सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क का मतलब हुआ सूक्ष्म बीजाणु चार सूक्ष्म बीजाणु बनाती हैं। सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क का मतलब हुआ 4 सूक्ष्म बीजाणु एक साथ में बनते हैं ग्रुप के रूप में। ठीक है। अब बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। और प्रत्येक कोशिका एक सक्षम परागमार्त कोशिका होती है। अच्छा, एक परागमार्त कोशिका से, ये इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए, एक परागमार्त कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण के प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम परागमार्त कोशिका होती है और एक परागमार्त कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु बनने के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यानी एक परागमार्त कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और इस तरह 4 लघु बीजाणु बनाती है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और इस क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है। और जब लघु बीजाणु विकसित होते हैं तो ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर वो पराग कण कहलाते हैं। जैसे ये 4 एक साथ में रहते हैं तो लघु बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। जब ये विकसित होते हैं, परागपोष परिपक्व होकर स्फुरित हो जाता है, फूट जाता है, लघु बीजाणु सब अलग हो जाते हैं और फिर ये कहलाते हैं पराग कण। तब ये कहलाते हैं पराग कण। इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। ठीक है। फिर अब हमें क्या पढ़ना? अब जो पराग कण, जो लघु बीजाणु चतुष्क अलग होकर परागकण के रूप में विकसित हुए, अब वो परागकण होते क्या हैं? तो परागकोण नर युग्मकोद्भिद, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब हम परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, परागकण सामान्यतः गोलीय होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें स्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। बाहर की भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कठोर होती है और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो कि सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। मतलब जो स्पोरोपोलेनिन है, ये सर्वाधिक ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है ऑर्गेनिक में। मतलब इसके ऊपर अम्ल और ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा ताप, बहुत प्रबल अम्ल और बहुत प्रबल छाल भी इसको नष्ट नहीं कर सकते। ये इतनी कठोर होती है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। तो
अगर परागकण की बात करें तो परागकण कुछ ऐसा होता है कि इसमें 2 परत होती है, एक अंतः परत हो गई और एक हो जाती है बाह्य परत। बाह्य परत कठोर होती है, इसको बाह्य चोल कहते हैं और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और अंदर की परत अंताचोल होती है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बना होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है अंताचोल। ठीक है। अब बाह्य परत में कहीं कहीं पर क्या होता है कि स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? छिद्र बन जाता है। उस छिद्र को कहते हैं जनन छिद्र। ठीक है। अब परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर दिखेगा। एक बड़ी कोशिका होती है जिसे कायिक कोशिका कहते हैं और एक छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं। और इसमें 2, एक कायिक कोशिका में एक केंद्रक और जनन कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये हो गई बाह्य चोल, ये हो गई अंताचोल। इसमें इस तरह से ये छोटी कोशिका हो गई और ये एक बड़ी कोशिका हो गई। इसको कहेंगे कायिक कोशिका, इसको कहेंगे जनन कोशिका। ये बाह्य चोल, ये अंताचोल, ये जो छिद्र होते हैं इनको कहते हैं जनन छिद्र। तो ये स्ट्रक्चर बना होगा परागकण का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। फिर आगे का टॉपिक अगली वीडियो में मिलता है। तब तक के लिए